हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य कब से कब तक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी में स्थापित हुआ और ये जो है 1858 तक चलता है। 1526 से लेकर के 1858 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला था। बीच में जो है 15 वर्ष के लिए फिर से अफगान शासक आ गए थे। उसके बाद जो है पूरा का पूरा मुगलों का ही शासन होता है। हालांकि 1707 ईस्वी तक मुगलों का वास्तविक शासन माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुगल शासन करते रहे। ये अलग बात है कि मुगल जो है शक्तिहीन हो गए थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मुगल साम्राज्य के शासन काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1526 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, जिसमें बाबर और उसके पुत्र हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद 1540 से 1555 तक फिर से अफगानों का शासन हुआ था, जो शेर शाह सूरी बीच में आ गए थे ना वो। उसके बाद फिर 1555 या 1556 से शुरू हो जाता है, जो कि 1707 तक चलता है। मतलब अकबर हुमायूं से शुरू होता है और औरंगजेब तक चलता है। उसके बाद फिर तीसरा 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, जिसको उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है। और 1707 से ही भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो 1707 तक मुगलों का वास्तविक शासन रहा। उसके बाद जो है जो उत्तर मुगल कालीन शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे, उतने महत्व नहीं था उनका, तो फिर भी वो थे ही थे। 1858 तक मुगल साम्राज्य किसी प्रकार चलता रहा। तो देखते हैं इस वंश के शासकों के विषय में। तो सबसे पहला शासक है बाबर, जिसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये पता नहीं इस टाइप से क्यों हो जाता है, ये पिछले कुछ वीडियोस में भी ऐसा हुआ था। यहाँ पर ना दी है जहीरुद्दीन, जो इस टाइप से जो लिखते हैं ना, तो वो है। तो पता नहीं ये क्यों इस टाइप से हो जाता है। तो अगर किसी को मालूम हो तो बताने का प्रयास करिएगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है। देखिए मुगल शासकों के पूर्ण नाम, ये भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका शासनकाल 1526 से 1530, मात्र ये जो है 4 वर्ष ही शासन कर पाया था। इसने जो है मुगल वंश की स्थापना की भारत में। ये मध्य एशिया से आया हुआ था और भारत में आक्रमण करने से पहले जो पश्चिमोत्तर भारत में जो काबुल है वहां का ये शासक हुआ करता था। तो इसने जो है भारत पर आक्रमण किया सन 1526 ईस्वी में और पानीपत के मैदान में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। उसके बाद मैं इसके विजय अभियानों के बारे में भी बताऊंगा। तो पहला चीज याद रखिएगा, बादशाह को धारण किया। देखिए जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसके जो पूर्वज थे ना, उनकी उपाधि मिर्जा हुआ करती थी। इनकी जो पारंपरिक उपाधि थी मिर्जा हुआ करती थी, जिसको इसने 1507 ईस्वी में त्याग दिया मिर्जा को। और इसलिए जो है बादशाह को धारण किया। ये जो बादशाह और जो भी शासक बादशाह को धारण करता है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। ध्यान रखिए, बादशाह जो मुगल थे ना वो खुद को बादशाह कहलाते थे। देखिए इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा। तो दिल्ली सल्तनत काल के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। और उस समय के जितने भी शासक थे, चाहे गुजरात के शासक हो, बंगाल के शासक हो, जौनपुर के शासक हो या फिर बहमनी के शासक हो, सभी के सभी सुल्तान की पदवी, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते थे, वो बादशाह कहलाते थे, बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़कर के फिर निजाम आए, उसके बाद फिर नवाब आए, वो भी मतलब शासकों की उपाधि हुआ करती थी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो बादशाह से बादशाह। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो बाबर है ये तैमूर, लंग और जंगीज खां का वंशज था। जो बाबर का पिता, उसके तरफ से ये तैमूर लंग का 5वां वंशज था और माता की तरफ से जंगीज खां का 14वां वंशज था। तो ध्यान रखेंगे तैमूर लंग और जंगीज खां दोनों जो है एक मतलब बहुत ही बड़े योद्धा थे और भारत में इन्होंने आक्रमण किया था। तैमूर लंग तो भारत में घुस भी गया था, लेकिन जंगीज खां को भारत में प्रवेश करने में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो भी था बहुत बड़ा योद्धा। तो बाबर के रक्त में तैमूर और जंगीज खां दोनों का ही रक्त मिला हुआ था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये काबुल का शासक था। भारत में आक्रमण करने से पहले काबुल का शासक था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुझो के बाबरी। देखिए पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 3 शासकों के नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। पहला तो दिल्ली सल्तनत का शासक तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक, उसने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहात ए फिरोज शाही। उस पर बाबर ने लिखी तुजुक ए बाबरी। ध्यान रखेंगे, जिसका आगे फारसी भाषा में अनुवाद हुआ बाबरनामा के नाम से। उसके बाद जहांगीर, जो इसका पोता होगा ना, अकबर का बेटा जहांगीर, सॉरी बाबर का पोता नहीं, अकबर का बेटा
है पहले तो आगरा में दफनाया जाता है, बाद में इसको काबुल में ले जाकर के दफना दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखेंगे बाबर के बारे में। अब बाबर के विजय अभियानों के बारे में देख लेते हैं, इसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए जो पानीपत जो आज के हरियाणा राज्य में है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर 3 बार लड़ाइयां लड़ी जा चुकी है। तो ये जो था बाबर वाला, ये प्रथम युद्ध था, ध्यान रखेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, युद्ध क्षेत्र में वो मारा जाता है, और जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत हो जाता है और भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1526 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में पहली बार भारत की भूमि में तोप खाने का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखेंगे, बाबर अपने साथ तोप खाना भी लेकर के आया था। तो उसने जो है तोप खाने से इब्राहिम लोदी की सेना पर अटैक किया, जिससे उसको बहुत सफलता प्राप्त हुई। उस पर दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि ठीक 1 वर्ष बाद सन 1527 में लड़ा गया था। इसके साथ बाबर और राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, जिनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था, तो उनको राणा सांगा कहा जाता था। तो ये दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। तो खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में ही बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था, जिहाद का नारा दिया गया था। मतलब उसने जो है खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि जो बाबर की जो सेना थी ना, वो थोड़ी सी घबरा गई थी। तो उनको उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बाबर ने ऐसा किया कि हम जो है एक हिंदू राजा, मतलब कि गैर मुस्लिम शासक के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए जिहाद कर रहे हैं। इस टाइप से उसको उत्साहित करने के लिए उसने जो है खानवा के युद्ध को में जो है जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था मेदिनी राय के साथ। तो मेदिनी राय जो कि राजपूत सरदार था, तो इसमें जो है मेदिनी राय जो है हार जाता है। तो चंदेरी का युद्ध। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जिसमें बाबर का सामना हुआ था बिहार और बंगाल के अफगानों के साथ। तो ये जो चारों युद्ध है जो कि 4 वर्ष में लड़े गए थे, और इन चारों में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी, और इन चारों युद्धों के द्वारा ही मुगल भारत में स्थापित हो सके थे। तो चारों युद्धों को आप लोगों को याद रखना है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाबर के युद्धों को क्रम से लगाइए। एक तरफ आपको सन दे देगा और बाबर का किसके साथ युद्ध हुआ था ये पूछा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाबर के विषय में इतना ही। बाबर जो है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा, जिसका नाम था हुमायूं, पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये जो है सन 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना, जो कि पहले इसका जो शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम शासनकाल 1530 से 1540, द्वितीय शासनकाल 1555 से 1556, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है और इससे जो है पूरा सत्ता छीन लेता है, बताऊंगा मैं। तो देखिए जो हुमायूं था ना, ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का था, बिल्कुल नरम दिल का व्यक्ति था और निर्णय नहीं ले पाता था। हालांकि योद्धा था, लड़ने भिड़ने में माहिर था, लेकिन कोई भी निर्णय ये समय पर नहीं ले पाता था। इसी कारण इसको जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देखिए जो बाबर है ना, उसने मरते समय अपने बेटे हुमायूं से वादा लिया था। मतलब कि जब बाबर मर रहा था तो उसने हुमायूं को बोला कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तो तुम जो है अपने भाइयों के बीच मेरे साम्राज्य को बंटवारा कर देना, बांट देना। तो हुमायूं ने बिल्कुल ऐसे ही किया। तो हुमायूं ने अपने जो शेष 3 भाई हैं उनको जो है राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया। जैसे कि उसने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया, अस्करी को इसने संभल का क्षेत्र दे दिया, हिंदाल को जो है मेवात का क्षेत्र दे दिया। तो ये तीनों जो है कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये हुमायूं के भाई थे, ध्यान रखेंगे, जिनके बीच इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के सैन्य अभियानों की बात करें तो इसका पहला सैन्य अभियान कालिंजर था, जो कालिंजर का किला है उसके ऊपर था। उसके बाद दोहरिया का युद्ध, सिर्फ आप लोग नाम याद रखिएगा। वैसे अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है चुनारगढ़ का घेरा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो चुनारगढ़ का किला है ना, वहां पर शेर शाह सूरी, जो कि शक्तिशाली अफगान सरदार था, अफगानों का वो नेतृत्व कर रहा था, अफगानों को संगठित कर रहा था और अच्छा खासा इसने जो है अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। चुनारगढ़ के किले में खुद को सुरक्षित कर लिया था। तो हुमायूं जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और जो शेर शाह सूरी है वो कूटनीति का सहारा देते हुए हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी की शक्ति उतनी अधिक होती नहीं है। इस कारण वो जो है हुमायूं के सामने
को समझ नहीं पाता है कि शेरशाह सूरी को पूरी तरह से मतलब वो जो है समय चाहता है, और जो हुमायूं है शेरशाह सूरी को छोड़ देता है, क्षमा कर देता है, उसको मतलब दंडित नहीं करता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और शेरशाह सूरी को यहाँ पर पर्याप्त समय मिल जाता है। तो चुनारगढ़ का घेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। देखिए गुजरात उस समय स्वतंत्र राज्य था, वहां का जो शासक था ना बहादुर शाह, ये भी बड़ा शक्तिशाली था। तो जो हुमायूं के कुछ रिश्तेदार हैं वो विद्रोह कर देते हैं हुमायूं के खिलाफ और भाग जाती है गुजरात। गुजरात का शासक उनको वहां शरण देता है। तो जो हुमायूं है वहां पर आक्रमण कर देता है, बहादुर शाह वहां परास्त हो जाता है। हालांकि बाद में फिर वो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले जो है हुमायूं गुजरात को जीत लेता है, लेकिन जैसे ही हुमायूं गुजरात से वापस आता है तो जो बहादुर शाह है फिर से गुजरात में कब्जा कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे। और इसी बीच ना जब हुमायूं गुजरात जा रहा था तो उसी समय जो मेवाड़ जो चित्तौड़ है ना, जहाँ के राणा सांगा थे, खानवा का युद्ध जो मैंने अभी बताया, तो वहाँ की जो रानी थी, रानी कर्णावती, राणा सांगा की पत्नी, तो वो जो है अपने क्या कहते हैं हुमायूं के पास राखी भेजती है अपने मदद के लिए। तो ये भी एक अलग चीज है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वाली घटना को पर अलग से वीडियो बनाने के लिए। तो ये हुमायूं से संबंधित था, हुमायूं को ही राखी भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले बात करते हैं चौसा का युद्ध के विषय में। चौसा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, ये जो है ना बिहार में है चौसा। तो क्या हुआ था, जो एक तरफ था शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ था हुमायूं। तो देखिए शेरशाह सूरी जिसको चुनारगढ़ के किले में जो हुमायूं था उसने उसको वहां जिंदा छोड़ दिया था। तो शेरशाह सूरी अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर देता है। हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, ये जो कन्नौज है ना उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज का बिलग्राम नाम का गांव था। तो वहां पर युद्ध लड़ा गया सन 1540 में और इस युद्ध में हुमायूं जो है अंतिम रूप से शेरशाह सूरी से परास्त हो जाता है और इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। तो दो युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्धों में हुमायूं हारा था। अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध कौन सा साबित हुआ, कन्नौज अथवा बिलग्राम वाला 1540 में। और इसके बाद जो है शेरशाह सूरी उसने सूर्यवंश की स्थापना की और भारत से कुछ समय के लिए मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई या फिर नहीं रही कुछ वर्षों तक। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया 5 वर्ष, लेकिन कम समय में भी शासन करके इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इसका जो मूल नाम था फरीद खां था, असल नाम इसका। इसने जो है बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य भी किए। मतलब इसने जो क्या कहना चाहिए कि राज्य तो जीते, साथ ही साथ इसने जो है जनता के हित के लिए भी काम किया। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसने जो है सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख था ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जो पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक जाता था। आज का जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 है ना, जो दिल्ली से कोलकाता फिर दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1, तो यही जो है ग्रांड ट्रंक रोड है जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक जाता है। तो इसको जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसने जो है दिल्ली के पुराना किला को भी बनवाया। ये जो दिल्ली का पुराना किला है हुमायूं द्वारा बनाए गए महल को तोड़वा करके बनवाया गया था। उसके बाद सासाराम जो कि बिहार में है, तो सासाराम बिहार में झील के अंदर शेरशाह सूरी ने अपने लिए एक मकबरा बनवाया था अपने जीवन काल में। देखिए उस समय क्या होता था, जो भी शासक है वो अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लेते थे ताकि मरने के बाद उनको वहां पर दफन किया जा सके। तो शेरशाह सूरी ने भी अपना स्वयं का मकबरा सासाराम कहाँ पर है, बिहार में है, वहाँ झील के अंदर बनवाया अपना मकबरा। झील के ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज, शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसको रुपया कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चांदी का रुपया किसके द्वारा चलाया गया, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शेरशाह सूरी द्वारा इसको चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो अकबर प्लीज समझ लीजिए, अकबर कौन सा मुगल बादशाह था। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर जो है विद्वानों का संरक्षक था, तो उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे राजा टूडरमल। तो राजा टूडरमल है अकबर के दरबार में रहने से पहले, अकबर की सेवा में रहने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। मतलब ये जो है पहले शेरशाह सूरी के यहाँ काम करते थे, बाद में जब मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हुई तो ये अकबर की सेवा में चले गए। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो राजा टूडरमल पहले शेरशाह सूरी के पास गए, फिर अकबर के पास गए।
ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज, शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से पुनः बसाया। आज का जो पटना है ना बिहार की राजधानी, ये किसी समय में प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। मौर्य साम्राज्य वाला पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य अशोक वाले, तो उसी पाटलिपुत्र को शेरशाह सूरी द्वारा पटना के नाम से पुनः बसाने का प्रयास किया गया। ध्यान रखेंगे। तो आज का जो पटना है ना शेरशाह सूरी द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र उस स्थान में। उसके बाद अगला चीज है, शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की। पद्मावती नहीं, ये वत है, पद्मावत है, ये एक ही मात्रा नहीं आएगा। तो जो पद्मावत है ना, जो इसमें क्या कहते हैं, चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की जो महारानी है पद्मावती, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी वाली जो कहानी है, तो उसको जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। कब हुई? 1545 में। देखिए ये जो है कालिंजर के किले को जीतने गया हुआ था और वहां पर घेरा डाल के बैठा हुआ था। तो इसने जो है वहां का जो दरवाजा है या फिर वहां का जो दीवार है उसको तुड़वाने के लिए तोप उठाने का ये प्रयोग कर रहा था, तोप चला रहा था और एक की तरफ ही आकर के पड़ गया, जिससे इसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिए इस चीज को। लेकिन अपने मरने से पहले ना इसने किला को जीत लिया था। मतलब कि ये जो बम फटा होगा, गोला फटा होगा, उससे घायल हुआ होगा। उसके बाद भी इसके सैनिकों को आदेश दिया होगा कि जाओ बोल के। तो जब तक ये मतलब तो घायल था तो उसी समय जो है जीत लिया गया था। और जैसे ही किला को जीता गया उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता